बसपा जहां मजबूत, भाजपा का कमजोर होना तय। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान हो चुके हैं। इंतजार है 8 तारीख का कि आखिर 8 तारीख को क्या नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल के जरिए तमाम आंकड़े दिखाने की कोशिश इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया कर रहा है, लेकिन वास्तविकता से रूबरू होना भी उतना ज्यादा ही आवश्यक है। और तमाम सच्ची तस्वीरों से आपको हम रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश से ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए हमने तमाम चीजें जो समझने की कोशिश की है, जो हमने अनुभव लिया है, वो तमाम अनुभव भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तमाम प्रदेशों में अपनी ताकत को मजबूत करते हुए दिखाई देती है, लेकिन कई प्रदेशों में यह भी देखा जाता है कि समय के मुताबिक अपनी मजबूती को बरकरार रखने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही। और ऐसे में जहां जहां पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, वहां वहां पर बहुजन समाज पार्टी की ताकत मजबूत होते हुए दिखाई पड़ती है। खासतौर पर अगर बात करेंगे इतिहास में 2007 का वो चुनाव जहां पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, उस दौरान यह होता है कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से तकरीबन 206 सीटें जीतने का काम किया जाता है। वोट प्रतिशत 30.4% होता है। समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, 97 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है, जिसमें 25.4% वोट प्रतिशत होता है। लेकिन बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 51 सीटें होती है, और तब वोट प्रतिशत बीजेपी का 17% होता है। आप इस बात की कल्पना करिए, बहुजन समाज पार्टी 30% वोट बैंक के साथ बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में 2007 में बनाती है। और 2007 में जब बसपा सरकार बनाती है, उसके बाद जो अगली सरकार बनती है वो बीजेपी की नहीं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनती है 2012 में, उस दौरान ये देखा जाता है कि 224 सीटें ये समाजवादी पार्टी 29.2% वोट बैंक के साथ लाती है। उसके बाद अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी के पास 80 सीटें आती है, जो 25.9% वोट बैंक होता है बहुजन समाज पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बस भारतीय जनता पार्टी के पास है 47 सीटें हो जाती है, जो कि 15% वोट बैंक के साथ है। लेकिन इसके अगली बार बात करेंगे 2017 में, तो 2017 में जिसकी सरकार बनती है वो है भारतीय जनता पार्टी। मतलब कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तब भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई और समाजवादी पार्टी मजबूत होते हुए दिखाई दी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनती है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की नहीं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। बीजेपी को बड़ी मजबूती मिलती है समाजवादी पार्टी के सरकार बनने के बाद। तो ये मतलब ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से जब जब भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है, तब तब भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर होते हुए दिखाई पड़ती है। ये तमाम वो आंकड़े थे जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों से जो आंकड़े हैं, वो नतीजे आए हैं, वहां से मैंने आपको साझा किया है। अब बात करेंगे हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा प्रदेश में तकरीबन 90 विधानसभा की सीटें हैं। उन तमाम 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारा है। कांग्रेस ने भी अपने तमाम चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारने का काम किया है। नया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और इन लोग का बना है। इसके पहले भी बसपा और इन लोग का गठबंधन बना, लेकिन उस समय के मुताबिक चल नहीं पाया। लेकिन इस बारी का जो गठबंधन बसपा और इन लोग के बीच बना है, एक ऐसा ऐतिहासिक गठबंधन जिसके कारण हरियाणा प्रदेश में लगातार सुर्खियां बटोरे ये गठबंधन देखा गया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने यहाँ पर तमाम 4 बड़ी ऐतिहासिक रैलियां की। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके माध्यम से बड़ी से लेकर छोटी, और इतना ही नहीं तो चुनावी चौपाल तक की सभाएं करने का काम
आकाश आनंद के जरिए हुआ। अभय चौटाला के जरिए तमाम तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश में गांव कस्बों और इलाकों में जा जाकर उन्होंने बसपा और इन लोग के तमाम घोषणा पत्र, इसके साथ साथ तमाम रणनीतियों को बताने का काम और कैसे बीजेपी और कांग्रेस वोटों की लूट खसोट करती है, इसका पर्दाफाश करते हुए अभय चौटाला दिखाई दिए। ऐसे में अब जिस तरीके से कांग्रेस के माध्यम से यह देखा गया कि वहां पर भूपेंद्र हुड्डा के माध्यम से लगातार बसपा और इस इन लोग गठबंधन को वोट कटवा बताने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर कांग्रेस की तमाम चीजों को गिनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल सरकार चलाई, इसको लेकर जो अमूमन तौर पर ठोस बयानबाजी न भूपेंद्र हुड्डा के माध्यम से देखने को नहीं मिली, लेकिन उनको इस बात का जरूर डर था कि बसपा और इन लोग ये जो गठबंधन है ये वोट कटवा है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को इस बात का भी भय था कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन कहीं ना कहीं कारगर साबित हो जाता है। ये हरियाणा प्रदेश की जनता का सबसे पसंदीदा अगर गठबंधन बन जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर ये किसी को करेगा तो ये कांग्रेस को ही करेगा। और इसीलिए कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़ा डेंट बसपा और इन लोग का गठबंधन साबित हो सकता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ, वैसे ही तस्वीरें 2007 के बाद और 2012 के बाद खासतौर पर बता दे कि वो हरियाणा प्रदेश में तस्वीर दोहराई जा सकती है और इसी की आशंका लगातार देखी जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा लगातार कांग्रेस के जरिए मुख्यमंत्री के दावेदार देखे गए। भूपेंद्र हुड्डा के जरिए तमाम जो कहने के भ्रष्टाचार के मामले, ईडी सीबीआई तक के तमाम मामले उनके ऊपर में दर्ज है। इसके साथ साथ अभय चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया था कि अगर भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो जाती है तो निश्चित रूप से ये बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके किसी भी तरीके से कोई भी अंदरूनी ताल्लुकात नहीं है। लेकिन अगर उनके ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती तो निश्चित ये मानिए कि बीजेपी और कांग्रेस ये अंदरूनी तौर पर मिली भगत के आधार पर ही कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में है। और देखा यह गया कि अभय चौटाला का बयान सच साबित हुआ। अभय चौटाला ने जो कहा वो पूरी तरीके से 100% साबित हुआ और देखा यह गया कि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो ये तमाम तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर साठगांठ कर हरियाणा प्रदेश का विधानसभा का चुनाव लड़ा है। हरियाणा प्रदेश में यह भी देखा गया कि जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा और जाट और कांग्रेस के तमाम लोगों के जरिए शैलजा कुमारी, जो कि दलित समाज से आती है, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी कांग्रेस को समर्पित करने का काम किया, ऐसी दलित समाज की कांग्रेस की बड़ी नेता का अपमान करने का काम भूपेंद्र हुड्डा के टीम के लोगों ने कांग्रेस के माध्यम से करने का काम किया। बड़े पैमाने पर यह अपमान हुआ। इसका असर दलित वोटरों पर बड़े पैमाने पर हरियाणा प्रदेश में देखा गया और दलित वोटरों ने यह बात को कहने की समझने की कोशिश की कि कांग्रेस से कभी भी हमारी हितैषी पार्टी नहीं रही है। और जिस तरीके से शैलजा कुमारी का अपमान और उनके समाज का, खासतौर पर दलित समाज का जो अपमान किया गया है, ऐसे में कांग्रेस से अलग थलग होकर बसपा और इन लोग गठबंधन भी दलितों के लिए सबसे पहली पसंद ये हरियाणा प्रदेश में देखा गया। अभय चौटाला की बात करेंगे तो अभय चौटाला की ऐसी शख्सियत एक ऐसे नेता के तौर पर दिखाई दी है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपने विधायक पद का इस्तीफा तक दे दिया। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी कुर्सी को जैसे तैसे संभाल कर रखने की कोशिश की। ऐसे समय में अभय चौटाला ने किसानों के हर एक तरीके से समर्थन उनको देने का काम किया है, जिसके कारण जाट जो वोटर है वो बड़े पैमाने पर अभय चौटाला से प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ा। और जब जब भी जो भी रैलियां, जनसभाएं अभय चौटाला के जरिए की गई, जाट वोटरों का एक बहुत बड़ा तांता उनकी जनसभाओं में खास तौर पर देखने को मिला। इसके साथ साथ अगर बता दें कि अभय चौटाला ने आर्थिक मदद तक किसानों को करने का काम किया, जिन्होंने एक लंबे समय तक किसान आंदोलन के जरिए अपनी हड़ताल है, अपना आंदोलन जारी रखने का काम किया। यहां तक कि यह भी देखा गया कि जाट आरक्षण की जब बात आती है तो इन लोगों के जरिए जो आवाज हरियाणा प्रदेश में उठाई गई है वो कहने के भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ साथ कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल वाली थी। इनका रवैया उस समय बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं दिखाई दिया, क्योंकि बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां आरक्षण के मसले को लेकर हमेशा से अपना रवैया ढुलमुल ही दिखाई देती है। कभी भी ये आरक्षण के समर्थन में नहीं देखने को मिलती। बीजेपी हमेशा से आरक्षण विरोधी का जो रवैया चेहरा दिखाई पड़ता है और कांग्रेस ये कोशिश करती है कि आरक्षण का मैं समर्थक है, लेकिन असल में देखा जाए तो कांग्रेस का पूरा इतिहास यह आरक्षण के विरोध में ही देखने को मिलता है।
और आज देश के अंदर राहुल गांधी बार बार ये बताने समझाने की कोशिश करते हैं कि देश में भारत के संविधान के सबसे बड़े हितैषी आरक्षण को बचाने का काम हम करेंगे। लेकिन एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण का जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो उस फैसले का पूरी किसी भी तरीके से कोई भी विरोध करने का काम राहुल गांधी के जरिए नहीं किया जाता। मतलब यह साफ है कि बात कही जाती है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ये राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से बात सटीक बैठती है। तो इसका मतलब ये साफ है कि अब हरियाणा प्रदेश में 8 तारीख को जो नतीजे आ सकते हैं, वो नतीजे निश्चित रूप से अगर दलित और जाट ये जो कहने के समीकरण बनाने की कोशिश बसपा और इन लोग गठबंधन के जरिए की गई, ये पूरी तरीके से अगर कारगर साबित हो जाती है तो निश्चित ही जो कि मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर बसपा इन लोग गठबंधन की के चेहरे अभय चौटाला को देखा जा रहा था, जो सरकार बनने की बात लगातार चल रही थी, न पूर्ण बहुमत की सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की यहाँ पर बनते हुए साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रही। मसला यहाँ पर मजबूर सरकार वाला ही दिखाई दे रहा है, न कि मजबूत सरकार वाला। अब नतीजों का इंतजार है 8 तारीख को क्या कुछ होगा। तमाम मसले को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बता। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।